क्लास 9। सो दिस इज शिवांगी चौहान, बायो मेंटोर। आप सभी का वेलकम करती हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी में, जहां आज मैं आपको करवाने वाली हूँ नई एनसीईआरटी के नए चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आज है बारी सेल चैप्टर की, यानी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो सेक्शन में हर एक चैप्टर का, चाहे वो सेल चैप्टर हो, टिश्यू चैप्टर हो, इवन रिप्रोडक्शन चैप्टर, हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन विद इन 15 मिनट्स आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप उसमें बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि पार्ट वाइज आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू हो चुका है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है इसी वीक में। तो बेटा जी आपको बहुत क्रिस्प फॉर्म में पूरे चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं, तो जाओ और देखो जाके। इवन लाइव सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल में, तो सब्सक्राइब करो और स्टे ट्यून्ड। तो बात करते हैं अब इस सेशन के बारे में, दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, एंड यू विल नोटिस वन थिंग कि हर एक क्वेश्चन का बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक क्वेश्चन में रखा हुआ है। द रीजन इज कि आपको ये जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है, वो शेयर करी जाएगी सो दैट आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, रीड करेंगे, आंसर राइटिंग सीख पाएंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम हिंट्स जो आपको दिए गए हैं। तो पहला आपको डिफरेंशिएट करना है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्ट कर करके मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एग्जिट देती है। और जो सेल वॉल होता है वो खुला दरबार है, कोई भी आओ कोई भी जाओ फर्क नहीं पड़ता, दैट इज फ्रीली परमिएबल। सेकेंड आपको डिफरेंशिएट करना है आरईआर एंड एसईआर के बीच में। तो जो आरईआर होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके सरफेस में राइबोसोम्स होते हैं। आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे करना है, ठीक है। और जो आपका एसईआर होता है उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, तभी वो प्रोटीन्स नहीं बल्कि लिपिड्स बनाता है। तो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बीच में डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, व्हेयरएज क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स कलरफुल पिगमेंट्स, जो कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को कलर देने में हेल्प करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एन एक्सपेरिमेंट, जहां पे हमने क्या किया है कि हमारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है, सेल एक्स एंड सेल वाई। तो एक्स वाले को हमने प्लेस किया है प्योर वाटर में और वाई वाले को हमने प्लेस किया है सॉल्टेड सॉल्यूशन में। हमको देखने को क्या मिला कि कुछ टाइम बाद जो सेल थे एक्स वाले वो मोटे हो गए और जो सेल वाई थे वो पतले हो गए, यानी ये वाला क्या कर रहा है, स्वेल, और ये वाला कर रहा है श्रिंक। तो ये हमको ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है इस ऑब्जर्वेशन को। तो सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि सेल एक्स जो है उनके अंदर पानी आ गया होगा, यानी एंडोऑस्मोसिस हुई है। यहाँ हुई है एंडोऑस्मोसिस और वाई वाले में हुई है एक्सोऑस्मोसिस, तभी वो पतले हो गए हैं। और ये मूवमेंट हुआ है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तभी ये ऑस्मोसिस कहला रहा है। जब भी कोई मेम्ब्रेन क्रॉस की जाती है, जब भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और वही यहाँ पे हो रही है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, यही सबसे एप्ट है, यही सबसे बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा गया है, ऑस्मोसिस का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसके कुछ लेबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं कहां तक है, जी तक है, ठीक है, जी तक दिया गया है। और आपको बताना है कि इनमें से जो पॉइंटर्स दिए गए हैं वो कौन सी लेबलिंग के बारे में लिखा गया है। तो पहला पॉइंटर है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल एंड इट्स एक्टिविटीज। यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियस के बारे में। तो पहले वाले का हम लिख देंगे बी, है ना, न्यूक्लियस इज द आंसर, इट्स अ कंट्रोलर ऑफ द सेल। द सेकेंड वन इज साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ए वाला। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गेनील दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। तो बेटा यहाँ पे जो स्टोरेज यूनिट होता है वो आपका वैक्यूल होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, कुछ भी ज्यादा है, काम का नहीं है, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और बिकॉज ऑफ सम डर्गर प्रेशर एंड थिंग ये सेल को एक शेप भी देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर लेबल नंबर जी। नाउ सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसे बाहर वाले कंटेंट से अलग कौन रख रहा है। तो ये काम तो हमारी करती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ओके, नाउ प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। तो ये जो बाहर का पूरे सेल को ही जो शेप दे रहा है, तो ये तुम्हारी कौन करती है भाई, यहाँ पे ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ओके एक सेकेंड, ई और एफ में हमको यहाँ एफ लिखना था क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है और ई वाला आपका सेल वॉल है।
ठीक है जी, ध्यान देना, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे ई बाहर की तरफ है यानी सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम ईआर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सामान बना के भेजते हैं उसको पैक कौन करता है, तो वो करते हैं गोल्जी बॉडीज, और यहाँ पे सी नंबर इज रिप्रेजेंटिंग दैट। ओके, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड को कौन बनाता है, तो प्लांट में किचन ऑफ द सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डी है। तो लो भाई, आपकी सारी लेबलिंग डन हो गई है, आपको इतने आसान तरीके से सारा पूरा कर देना है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर्स of cell organelles are correctly placed under given categories। तो हमें देखना है यहाँ पे सबसे सही कहाँ पे रखा गया है, तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ल्यूकोप्लास्ट सेल वॉल, तो ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे ल्यूकोसाइल होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये तो गलत हो गया है ना, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट विच ऑप्शन ऑफ द पेयर इज करेक्टली प्लेस्ड। यहाँ पे ध्यान दिया करो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में इनकरेक्ट करेक्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो यहाँ पे हमें करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है। तो अभी हमें ये वाला मिल चुका है, ये वाला गलत है। सेल वॉल प्लांट्स में होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, नो। लाइसोसोम इज प्रेजेंट एंड एंडोप्लाज्मिक इज एब्सेंट, नो। यानी हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, द ऑप्शन विल बी द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बिल्कुल सही लिखा है। ल्यूकोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, और सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, तो बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, दो स्टूडेंट हैं रेनू एंड रोहित, उन्होंने क्या किया, एक डिस्कशन कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लास्टिड्स। तो बेसिकली रेनू क्या बोल रही है कि दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन प्लास्ट, उसका कहना क्या है कि प्लास्टिड प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, इवन रूट्स में भी होता है। लेकिन जो रोहित है वो बोल रहा है ऐसा नहीं होता है, प्लास्टिड जो होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है वहीं होते हैं। तो अब इसमें से कौन सा इंसान सही बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, तो बेसिकली रेनू सही बोल रही है। हमने पढ़ा है प्लास्टिड की टाइप्स होती हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, तो हर एक का अपना अपना फंक्शन है। इवन रूट्स में भी प्लास्टिड हो सकती है क्योंकि स्टोरेज का फंक्शन भी हो रहा होगा, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लोरोप्लास्ट, इट्स अबाउट क्रोमो एंड लिकोप्लास्ट ऑल्सो। उन सबके अलग अलग फंक्शन है, कोई स्टोरेज कर रहा है, कोई फ्रूट्स और फ्लावर को कलर दे रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस करा रहा है, तो हर एक पार्ट में होता है प्लास्टिड। तो रेनू सही बोल रही है, आपको ये चीज मेंशन कर देनी है। Now the next question, sixth one, mitochondria and chloroplast are two important organelles in a plant cell. Discuss how they are different and similar to each other. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में सिमिलैरिटी है, वो है उनकी डबल मेम्ब्रेन, है ना, दोनों के पास दो मेम्ब्रेन होती है, उनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, एंड ये इनकी सिमिलैरिटी वाली पॉइंट्स हैं। डिफरेंसेस की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट एनिमल सेल दोनों में है, लेकिन जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, राइट। तो दिस इज द मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। इवन माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है, दैट इज योर दैट इज, ये आप बताएंगे वैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड को क्या बोलते हैं, क्योंकि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, है ना, स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, डन। और बस मतलब बेसिक बताना है कि इनकी फंक्शन क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंसेस आप उनको दे देंगे। The next question is question number 7. Which of the following pairs of cell organelles contain DNA? तो यहाँ पे DNA किसके पास होता है? Which of the following pairs of cell organelles contain DNA? तो हमको ये बात तो पता है कि सेल का DNA न्यूक्लियस में होता है, और अगर हम ऑर्गेनील्स की बात करें तो सिर्फ प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हैं जिनके पास खुद का DNA है। तो आई थिंक बहुत क्लियर आपको दिखेगा यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये देखो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पे यही दोनों लिखे हुए हैं जहाँ पे इनके पास खुद का डीएनए है। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी लिखा होता ना वो भी ठीक होता, बट वहाँ पे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन लिखा नहीं है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वाला, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। Now the eighth one, a researcher conducted an experiment जहां पर उन्होंने क्या किया कि दो सिमिलर साइज के कैरेट लिए और एक कैरेट को प्लेन वाटर में रखा और दूसरे वाले को रखा गया किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। दो गाजर ली भाई, एक को प्लेन वाटर में रखा गया, एक को सॉल्टेड वाटर में रखा गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा गया जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है। नाउ उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, जो क्या है, पहला क्या है, आपको क्या लगता है, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट? तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया होगा? फॉर श्योर टू चेक द ऑस्मोसिस थिंग, है ना, कि गाजर में क्या चेंजेस आ रहे हैं,
है ना, सेल्स में पानी अंदर जा रहा है कि सेल से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस चेक किया गया होगा। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? तो यहाँ पे सिर्फ 2 गाजर ली गई है, मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा एक्यूरेट होता अगर हम यहाँ पे और भी अलग अलग साइज की शेप की कैरेट्स लेते हैं तो हम ज्यादा एक्यूरेटली उस चीज को रिकॉर्ड कर पाते, है ना। व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प? तो बहुत मेजर बड़ा चेंज आया है। द रीजन इज कि जो प्लेन वाटर में रखी गई है गाजर, वहां पे क्या हुआ है कि गाजर के जो सेल्स है उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया है और इसलिए वो स्टिफ हो गए हैं, मोटे हो गए, उनके सेल्स टर्जिड हो गए हैं। पर इन केस ऑफ कैरेट जो कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखी गई है, उसने एक्सोऑस्मोसिस शो करी है, सारा पानी सॉल्यूशन में डाल दिया, यानी अपना जो अंदर का पानी है सेल्स के अंदर का वो बाहर फेंका है, एक्सोऑस्मोसिस करी, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो गई है, रबरी, रबर लाइक, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई है ना। तो इसको हम यहाँ पे ये लिख देंगे, है ना। तो ये सारा आपके पास यहाँ पे आंसर आपको मिल चुका है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। तो बेसिकली आपको बैक्टीरिया और एनिमल सेल के बीच में कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑर्गेनील्स। लेट्स सी क्या क्या है। तो क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं या नहीं होते हैं? तो बेटा जी क्रोमोसोम यहां भी होंगे, क्रोमोसोम यहां भी होंगे, न्यूक्लियस यहां नहीं होगा, यहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां नहीं होगा, यहां होगा, गोल्जी बॉडी अगेन, क्रोमोप्लास्ट अगेन। एंड इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल इज बेसिकली अ प्रोकैरियोटिक सेल। आई वांट टू मेंशन दिस थिंग हियर, दैट इज इट्स अ प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में होता क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सारे एब्सेंट है। इवन न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे सारा जेनेटिक मटेरियल, सारे क्रोमोसोम स्कैटर्ड होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। ओके चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यहाँ पे अगेन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे हमने 4 आलू ली हैं, उनको छील लिया है और उनको हमने हाफ कट करके एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, स्कूप आउट कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये आलू था, इसको हमने बीच से कट करके कटोरी के शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, बीच से इसको हमने हॉलो कर दिया, कट आउट कर दिया है, ठीक है। नाउ वन ऑफ दिस पोटैटो शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। इन 4 में से एक पोटैटो उबली हुई है ना, मतलब उसको उबाल लिया है। डन। नाउ हमने उन सारे पोटैटो कप्स को एक बीकर में रखा, इसमें पानी रखा हुआ है। नाउ सेट अप द एक्सपेरिमेंट। तो हमारा जो कप नंबर ए है, क्योंकि हमारे पास 4 है ना आलू, हमने उनको कप शेप में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास टोटल A B C D। तो जो हमारा ए वाला है वो हमने कप खाली रखा, उसमें कोई पानी ही नहीं रखा, हमने सिर्फ आलू रख दिया है, ठीक है। ओ सॉरी, हमने आलू को खाली रखा है, नीचे पानी तो था ही, क्योंकि ये कॉमन चीज है कि हर एक आलू के नीचे हमने पानी का बीकर रखा है और उसके ऊपर आलू रखी हुई है, ठीक है। तो पहला वाला जो कप है उसमें हमने आलू का जो स्कूप आउट है वो खाली रखा हुआ है। बी वाले में हमने 1 चम्मच शुगर डाल दी उस आलू के उस होलो वाले पार्ट में, ठीक है, तो उसमें हमने शुगर ऐड करी है। तीसरे वाले में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, कप नंबर सी वाले में। और डी वाले जो है वो बॉइल्ड पोटैटो है, एक आलू उबली वाली थी ना, वो बॉइल्ड है, ठीक है। अब आपको चारों पोटैटो को ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या देखने को मिला है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। तो ये वाले जो थे बी और सी वाले, जिसमें एक में हमने शुगर रखा है आलू के ऊपर, एक में हमने नमक रखा है ना, उनमें क्या हुआ कि पानी इकट्ठा हो गया आसपास, क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन थे। और यहाँ पे हमें देखने को मिला है क्या? हमें देखने को मिला है ऑस्मोसिस, बिकॉज वहां पे सॉल्ट एंड शुगर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई है? हाइपर या हाइपो? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इट्स अ हाइपरटोनिक कंडीशन या हाइपोटोनिक कंडीशन, क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया सेल्स के आसपास, है ना। तो वाटर कलेक्ट्स इन कप बी एंड सी बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर मूव्स फ्रॉम बीकर इनटू द कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम द बीकर टू द कॉन्सनट्रेटेड, यानी कि बीकर से जो पानी है वो टुवर्ड्स द आलू के पास जा रहा है, आलू के अंदर जा रहा है, तभी पानी इकट्ठा हो रहा है, उस कैविटी में पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? दैट इज व्हाई इज कप ए नेसेसरी। जब ए का हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उसे हमने हॉलो करके पानी में रख दिया है, कोई चेंजेस भी नहीं आ रहे, हमने रखा क्यों था? बिकॉज हमें कंट्रोल चाहिए था, टू कंपेयर। हम किससे कंपेयर करेंगे कि पानी इकट्ठा हो रहा है आलू के अंदर? कैसे कंपेयर किया हमने कि बी और सी में हल्का हल्का पानी जो है उस आलू के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहा है, हम कैसे कंपेयर करेंगे? कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो। तो ए वाला जो कप है वो हमारा एक कंट्रोल है, जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंसेस जो आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइक सॉल्यूशन में, वाटर में।
Now the third one is explain why water does not gather in hollowed portion of A and D. तो A में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि A में ना तो सॉल्ट था ना शुगर था, तो कोई कंडीशन क्रिएट ही नहीं हुई, इट वॉज अ नॉर्मल कंडीशन। और D में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि D बॉइल्ड पोटैटो था, बॉइल्ड पोटैटो था, और बॉइलिंग की वजह से जो मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ऑस्मोसिस भी नहीं हुई, क्योंकि ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या होती है, देयर मस्ट बी अ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुकी बिकॉज ऑफ बॉइलिंग, तो इसलिए यहाँ पर भी कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज आइडेंटिफाई द पेयर दैट करेक्टली इनकरेक्टली, देखो बेटा यहाँ ध्यान देना है, करेक्टली और इनकरेक्टली में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे गलत क्या लिखा है हमें वो फाइंड आउट करना है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल सही है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। द सेकंड वन इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड बनाता है और सेलुलोज भी बनाता है। थर्ड वन इज कि लाइसोसोम जो है वो फॉरेन एजेंट्स हो या कोई भी डैमेज वर्न आउट पार्ट हो उसको डाइजेस्ट करके खत्म करता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। तो जो गलत है वो ये वाला है, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज बेटा जो SER होता है वो लिपिड्स तो बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है लिवर में, लेकिन ये जो सेलुलोज सिंथेसिस है वो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रही होती है बाय एंजाइम कॉल्ड सेलुलोज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। SER में नहीं, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वहां पे बनता है सेलुलोज, नॉट इन SER, तो ये फंक्शन गलत लिखा हुआ है SER का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, what outcome do you expect if all the mitochondria are removed from a eukaryotic cell? अगर आपके बॉडी से सारे हमने माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिए तो एनर्जी कहाँ बनेगी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वही पावर हाउस हटा दे रहे हैं, एनर्जी बनी नहीं रही है, रेस्पिरेशन हो ही नहीं रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया थिंग आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी और इवेंचुअली जो सेल्स है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी सस्टेन करेगी ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। Now the 13th one, which phenomena inhibits the process of formation of tumors in the human body? Can plants also develop tumors? तो ट्यूमर्स कब होते हैं बेटा, जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं या जो क्लम्प ऑफ सेल्स बनते हैं, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स जो बन जाते हैं, वो तब होता है जब प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फेल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेल में एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि जब वो डिवाइड कर रहा होता है और जैसे ही वो किसी अपने नेबरिंग सेल, अपने आसपास के सेल के कनेक्ट में आएगा तो वो डिवाइड करना बंद कर देता है, तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी है ताकि सेल बार बार डिवाइड ना करता रहे, बार बार डिवाइड करता रहेगा तो वहां पे एक सेल का एक ट्यूमर, एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा ग्रुप बनता चला जाएगा, तो उस चीज को बचाने के लिए नेचुरली इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि जब भी कोई सेल अपने पड़ोसी सेल के कनेक्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा। तो जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तब बनता है ट्यूमर, तब सेल्स डिवाइड करते हैं अनकंट्रोलेबली, भाई कोई कंट्रोल ही नहीं है, अब सेल्स डिवाइड करते आ रहे, ट्यूमर बनता जा रहा है। तो ये प्लांट सेल्स में भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स के केस में थोड़ा लेस हार्मफुल होता है बिकॉज उनके पास सेल वॉल भी होती है जो उसको बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे फैलने से रोकती है। पर हमारे केस में ये कैंसरस हो सकता है ना, इट कैन बी मैलिग्नेंट, इट कैन बी बेनाइन ऑल्सो, है ना, कैंसरस हो जाता है, खतरनाक होता है, सेल्स जहां पे टूट के पहुंचेंगे वहां वो ट्यूमर बनाते रहेंगे, तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ओके, द 14th क्वेश्चन यहां पूछा है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ओके, वी नो दिस थिंग। नाउ विच सेल ऑर्गेनील हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो सीधी सी बात है, प्रोटीन और लिपिड्स कौन बना रहा है, जो भी बना रहा होगा वही हेल्प कर रहा होगा सेल मेम्ब्रेन को बनने में। नाउ write the path of these compounds from their site of synthesis to the cell membrane and show this through a label diagram। मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, बट आप यहाँ पे दिस एरो के थ्रू बना सकते हैं। तो पहली बात इसका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो टाइप्स होते हैं, SER एंड RER, दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बन रही है बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो आपका कौन बना रहा है, ER बना रहा है। प्रोसेस क्या होता है कि सीधी सी बात है कि ER जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है, उसको भेजता है टुवर्ड्स द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी उसे पैक करती है वेसिकल्स की फॉर्म में, और जहां रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पे किसके पास रिक्वायरमेंट है, सेल मेम्ब्रेन के पास रिक्वायरमेंट है, वहां भेज देती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, जहाँ पे आप एरो के थ्रू पूरा पाथवे शो कर सकते हैं। नाउ द 14th, आई थिंक 14th ही हमने किया था, यस, ये तो हमने कर लिया है। ओके, आई थिंक इसी का जो आंसर है वही बार बार, अच्छा ठीक है, गॉट इट, इसका ही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा पाथवे, दिस इज द पाथवे जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एरो के थ्रू आप शो कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15th,
व्हाट वुड होना चाहिए था ना, विच वुड हैपन इफ गैमीट्स, व्हाट वुड होना चाहिए था यहाँ पे। तो क्या होगा अगर गैमीट्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीजन से बनना स्टार्ट हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो भाई अल्लाह तौबा बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है कि मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस क्या करती है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देती है। अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस की वजह से हमारे गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर 23 हो जाता है। और जब ये 23 अपने पैरेलल गैमीट, जो कि मान लो कि स्पर्म एग से मिला, तो स्पर्म में भी 23 था, एग में भी 23 था, तो 23 + 23 इक्वल टू 46, तो नंबर रिस्टोर हो जाता है। पर अगर माइटोसिस होगा तो 46 का 46 रहेगा, 46 + 46 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चा नहीं एलियन आ जाएगा भाई। यहाँ पे टेट्राप्लॉइड 4n कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और ये चीज डबल होती चली जाएगी, क्योंकि हमारे सेल्स बाद में माइटोसिस के थ्रू नंबर डिवाइड भी तो करते हैं। तो अगर यहाँ पे 4n बन जाएगा तो यही आगे बढ़ता जाएगा, हर एक सेल में बस फिर 4n ही रहेगा। तो दैट विल नॉट बी अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप अगर रीड करेंगे तो उसका एक समरी निकल कर आएगा। समरी ये है कि जो फार्मर है उन्होंने क्या किया, बहुत सारा एक्सेस आंवला एंड लेमन्स टू मेक पिकल्स। उन्होंने बहुत सारा आंवला और लेमन यूज किया है अचार बनाने के लिए, मुरब्बास बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, बाय एडिंग सॉल्ट, शुगर एंड जैगरी एंड स्टोरिंग देम इन, मतलब बहुत सारा उन्होंने सॉल्ट, शुगर, जैगरी इन सबको यूज करके अचार बनाया है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम देख लेते हैं। तो विच साइंटिफिक कंसेप्ट हैज फार्मर अप्लाइड इन प्रिजर्विंग द प्रोड्यूस। तो जो वो बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, तो किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अचार में बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है, सिरका डाला जाता है। द रीजन इज उसको माइक्रोबियल एक्शन से बचाया जा सके, पहली चीज तो ये होती है। दूसरा कि ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ पर ये चीज हो पा रही है, जो प्रिजर्वेशन हो पा रहा है, लंबे समय तक हमें अचार को बचा के रखना है, तो हम ज्यादा नमक डाल रहे हैं, तो वहां पे हम ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है वो करवाने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तभी आप देखते होगे कि अचार में पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है, लूज हो जाता है, तो ऑस्मोसिस हो रही है वहां पे, है ना। सॉल्टी कंडीशन क्रिएट कर दी है हमने, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है हमने, दैट्स व्हाई वहां पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस क्रिएट हो रही है, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। द सेकंड वन इज हाउ डू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगा। है जो मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा शुगर, जैगरी इसलिए यूज की गई है ताकि माइक्रोबियल एक्शन रोका जा सके, उसमें बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी वजह से हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट हो रहा है, जो माइक्रोब्स कॉजिंग माइक्रोब्स टू लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ। यानी सिर्फ सेल्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल सेल्स नहीं, बल्कि जो बैक्टीरियल सेल्स भी हैं वो भी इस कंडीशन की वजह से अपने अंदर का जो वाटर कॉन्टेंट है वो लूज कर देते हैं और जिंदा नहीं रह पाते हैं। कितनी अच्छी बात है, देखो कितना मतलब इनोवेटिव थिंग है कि ऑस्मोसिस तो हो रहा है, तो नॉर्मल सेल्स तो ठीक है, बट जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो भी अपना कंटेंट लूज कर रहे हैं वाटर वाला, एंड एज अ रिजल्ट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे ऐसी कंडीशन में वो लोग, हाइपोटोनिक कंडीशन में ना। तो थर्ड वन इज सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी। हमें यहाँ पे रेसिपी बतानी है कि कैसे बना सकते हैं। तो हेल्दी रेसिपी यही है कि बहुत सारा नमक यूज करो, बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल यूज करो, टर्मरिक यूज करो, चिली पाउडर, जैगरी, ये सारी चीजें प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाती हैं फॉर लॉन्गर shelf life of the pickle, right? What scientific values are addressed in this case? तो resource conservation, scientific application, sustainability, innovation and entrepreneurship। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। आपने नोटिस किया होगा कि इस बार जो नई एनसीईआरटी आई है तो सीबीएसई बोर्ड ने काफी ज्यादा आपके क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग वाले, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इंक्लूड किया गया है। और ये एक चीज़ का इंडिकेशन है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होगा, रेशियो ज़्यादा होगा। तो बी प्रिपेयर्ड, ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करो, राइट। और ऐसे सेशन आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। मैं ऐसे बहुत सारे सेशन लेकर आऊँगी अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी थिंग, खुद से भी कुछ क्वेश्चन आपको मैं लाऊंगी। तो बी देयर इन दिस लाइक चैनल और स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और मे बी नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, राइट। हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो बेटा जी आपको मेरा जो टीजी है, दैट इज माय पर्सनल टेलीग्राम बायोलॉजी बाय शिवांगी, इसे आप ज्वाइन कर लो। मैं ये पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगी, बायोलॉजी बाय शिवांगी, ठीक है। जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुंच जाती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करेंगे,
PDF। एंड आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन पूछे वो भी कमेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द इस PDF को पहुंचा दूं आप तक, जैसे आप ये वीडियो देख लेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर। यहाँ लिख देती हूँ TG है ये। ओके, बाय बाय।